हेलो सभी फ्रेंड्स को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय। तो कल बच्चों छुट्टी हो गई थी, कल मुझे थोड़ा सा काम था, तो आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ फिर एक नया सेशन लेके। जैसा कि आपको पता है मैं पोइट्री पढ़ा रहा हूँ प्लस ग्रामर। तो ग्रामर को के कुछ सेशन अभी मैंने रोक रखे हैं। ग्रामर आपका चलता रहेगा, उससे बीच में पहले पोइट्री को हम लोग खत्म करेंगे और बीच में एक दो सेशन रखूंगा मैं ग्रामर का। जैसे आपका एडजेक्टिव टॉपिक है उसको मैं निपटाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका एडवर्ब चलेगा, प्रेपोजिशन वो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ में आपकी पोइट्री चलती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहली क्लास मैंने पोइट्री की आपको पढ़ाई पोइट्री की डाल दी है, जिसमें मैंने आपको एक पोइट्री पढ़ाई होगी जिसका नाम था बच्चों माई मदर एट 66। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो यहां तक किसी भी भैया को समस्या नहीं होगी। अगर जिस भैया ने ये क्लास नहीं देखी तो आप लोग क्या करोगे कि इसको आराम से एक बार देख लेना पहले वाली क्लास को, जिससे आपको सेंट्रल आइडिया समझ आ जाएगा। देखो दोस्तों, सेंट्रल आइडिया क्या होता है पहले तो ये समझ लो आप लोग, उसके बाद मैं आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में समझाऊं। देखो सेंट्रल आइडिया ये किसी भी चीज का केंद्रीय भाव होता है। सेंट्रल आइडिया किसी चीज का केंद्रीय भाव होता है बच्चों। सेंट्रल आइडिया आप इसको हिंदी में बोलते हो केंद्रीय भाव। अब इसका हिंदी में जानने से कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में पोइट्री से आएगा क्या क्या वो समझ लो। देखो पोइट्री से आपका 4 नंबर का आएगा एक सेंट्रल आइडिया, जो मैं आपको बताऊंगा वो पेपर में 100% आएगा। सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छी भाषा में, इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है अपने हाथों से। तो ये रहा आपका 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। और बेटा फिर 6 नंबर के 2 स्टैंजा आएंगे, 3 गुणा 2, ये बच्चों 2 स्टैंजा आएंगे। तो आपको क्या करना है कि बेटा सेंट्रल आइडिया भी पढ़ना है और स्टैंजा भी पढ़ना है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया होता है किसी चीज का निचोड़, किसी कविता का निचोड़, किसी पोयम का निचोड़, ठीक है। कि इसमें मेनली क्या क्या बात कही गई है, किस चीज पे फोकस किया गया है, जो हमारा फोकस चीज है उसको आप लोग बोलते हो सेंट्रल आइडिया। समझ आया कि नहीं आया? चलो, तो सेंट्रल आइडिया आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। वापस अपने मुद्दे पे आ जाओ, वापस अपने मुद्दे पे आ जाओ। जैसा कि आपको पता होगा अपनी क्लास का नाम बच्चों क्या था, माई मदर एट 66। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल आइडिया। अब एक बात याद रखो, सेंट्रल आइडिया में आपको 2 चीजें बहुत जरूर याद रखनी है, ठीक है। कि आपको किसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, ये तो हालांकि गिवन होता है, कोई समस्या नहीं, लेकिन उसका पोइट आपको याद होना चाहिए। पोइट या पोइटिस जो भी है, मान लो कवित्री या लेखक है, लेखक हो या लेखिका हो, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये लिखी किसने है आखिर। तो ये बात अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना हो जाएगी बच्चों समस्या। तो आपको याद रखना है बच्चों, इसका हमेशा क्या याद रखना है आपको, राइटर। तो माई मदर एट 66 का राइटर बच्चों है कमला दास। हाँ या ना, कमला दास। अब सबसे पहले आपको शुरुआत ऐसे करनी है, द पोयम यानी पोयम माई मदर एट 66, यानी जिस पोयम के बारे में आप लिख रहे हो उस पोयम का नाम इज कंपोज्ड बाई, यहां पे इज लिख लेना, वो टाइपिंग मिस्टेक है। इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी ये जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है जी। चलो, आवाज आ रही है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस पोयम शोज, यह पोयम आपको दिखाती है द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइटिस, यानी इस पोयम में क्या बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पोयम पढ़ाई थी उसमें बता दिया था कि ये पोयम का आखिर निचोड़ क्या है, सार क्या है। ये जो लेखिका होती है कमला दास, ये अपने गांव से और कोचीन से, अब पता नहीं कहाँ जा रही होती, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, ट्रेवल कर रही होती है। अब जब ये ट्रेवल कर रही होती है तो इसके गाड़ी में इसकी मम्मी भी होती हैं। अब होता क्या है कि जब ये ट्रेवल कर रही होती है अपनी गाड़ी से, तो इसकी नज़र अपनी मम्मी पे पड़ती है। वो काफ़ी बुढ़ी हो चुकी हैं, तो मम्मी का चेहरा झुर्रियों भरा पीला पड़ा हुआ, बुढ़ापे का चेहरा उसको देखा।
तो उसको अचानक से याद आया कि मेरी मम्मी बुढ़ी हो गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए। तो इस बात का इसको डर सताता है। अब जब ये बचपन में पढ़ने गई थी तो ये अपनी मम्मी से दूर हुई थी, तो ये बहुत परेशान हुई। ये कह रही थी कि जिस तरीके से बचपन में मैं मम्मी के बिना परेशान रही, इसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मम्मी दोबारा से छोड़ के चली जाए। इसके ऊपर पूरी कविता है बच्चों ये, तो एक बार फिर समझ लो। द पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइटिस। ये पोयम दिखाती है डर किस चीज़ का, खोने का, किस चीज़ को खोने का, मदर ऑफ पोइटिस। यानी ये कविता आपको दिखाती है, ये पोयम आपको दिखाती है कि जो भी लेखिका है उसके अंदर अपनी मम्मी को खोने का कितना डर है, ये दिखाती है बच्चों। बिकॉज क्योंकि हर मदर बच्चों कौन, लेखिका की मदर यानी कमला दास की मदर इज वेरी ओल्ड, बहुत बुढ़ी हो चुकी हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट के सी विल डाई सून, वह जल्दी मर जाएंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जल्दी मर जाएंगी। पोइटिस गेट स्केर्ड ऑफ, इसी वजह से जो पोइटिस होती है बहुत ज्यादा डर जाती है। दिस थॉट, इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा डर जाती है। टू कम आउट फ्रॉम निगेटिव थॉट, अब जो उसके माइंड में निगेटिव थॉट चल रहे होते हैं उनसे बेटा दूर हटने के लिए या उनसे अपना ध्यान भटकाने के लिए सी लुक्स आउटसाइड, वह बाहर की तरफ देखती है। ऑफ कार, यानी वह कार के बाहर की तरफ देखती है। ठीक है। द वर्ल्ड आउटसाइड, यहां पे आउटसाइड कर लेना, द वर्ल्ड आउटसाइड फुल ऑफ जॉय, और वो देखती है कि भैया जो बाहर की दुनिया है वो फुल ऑफ इंजॉय, फुल ऑफ जॉय किस में है बच्चों, बिल्कुल मजे में है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ट्रीज हैं, जवान पेड़, नए नए पेड़, वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये गाड़ी में जा रही थी तो इसको क्या लगा कि पेड़ पीछे की तरफ चल रहे हैं। वास्तव में पेड़ चलते नहीं है, लेकिन ये गाड़ी में जब ट्रेवल कर रही थी इसको फील हो रहा था कि जितने भी पेड़ है वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। आगे देखो दोस्तों, आगे कह रहा चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर दे हैड अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक, जब सॉरी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, उसके बाद में कॉमा एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची, दे हैड अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक, वो किससे गुजरी बच्चों, सिक्योरिटी चेक से गुजरी, यानी उसकी सिक्योरिटी, उसकी तलाशी ली गई। द पोइटिस वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर, मान लो ये पोइट है, पोइटिस है, ठीक है। इसकी शक्ल तो प्रगति जैसी लग रही है ना, हाँ हाँ चलो मजाक कर रहा हूं। तो ये पोइटिस है, जब इसकी सिक्योरिटी चेक हो रही थी तो इसकी मम्मी थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी, हाँ या ना। तो उसने क्या बोला है कि जब उसकी सिक्योरिटी चेक हो रही थी तो पोइटिस वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूरी पर, फ्रॉम हर मदर, कुछ दूरी पर अपनी मम्मी से खड़ी थी, यानी अपनी मम्मी से कुछ दूरी पर खड़ी थी। सी फेल्टेड, सी को फील हुआ, यानी कमला दास को फील हुआ। पेन्ड टू लुक एट कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, सी फेल्ट पेन्ड, उसको बहुत तकलीफ हुई। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस, कलरलेस का मतलब होता है मुरझाया हुआ, झुर्रियों भरा, पेल का मतलब होता है पीला पड़ा हुआ। सी को बहुत तकलीफ हुई, सी ने तकलीफ महसूस की, कब, जब उसने अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ देखा जो मुरझाया हुआ तथा रंगहीन या पीला था। सी बिकम्स वेरी सैड, सी को बहुत दुख हुआ। बट लेकिन सी हाइड्स हर फीलिंग्स, सी ने फिर भी अपनी फीलिंग्स को छिपा लिया। एंड सेड टू हर मदर, और अपनी माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम लोग जल्दी मिलेंगे। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, जिससे आपको समस्या ना हो। देखो एक पोयम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको कविता का नाम याद होना चाहिए,
हालांकि इसके नाम को याद करने की आवश्यकता होती नहीं है। दूसरा, इसके राइटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको याद करना है और मुझे याद करवाना है, मैं याद करवा दूंगा। अब उसने बोला द पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइट्स, मीन्स इसमें पोइट्स को अपनी माँ को खोने का डर होता है, बिकॉज क्योंकि हर मदर इज वेरी ओल्ड, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। इट सीम्स शी विल डाई सून, ऐसा लगता है उसको जल्दी मर जाएंगी। पोइट गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, जैसे ही पोइट ने जब ये सोचा उसको बड़ा तकलीफ होती है। टू कम आउट फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, इन नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, उसने कार के बाहर देखा, ऑफ द कार कर लेना। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, यानी जो बाहर की दुनिया है बिल्कुल खुशी से भरी है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ चल रहे हैं। चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश थे। एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची, दे हैड अंडरगो द सिक्योरिटी चेक, उसकी सिक्योरिटी चेक हुई। जब उसकी सिक्योरिटी चेक हुई, द पोइट वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, पोइट्स जो थी बच्चों वो अपनी माता जी से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। सी फेल्टेड पेंड, जब उसको तकलीफ हुई, किस बात से तकलीफ हुई बच्चों, कि टू लुक एट कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, जब उसने अपनी मम्मी के मुरझाए हुए चेहरे को देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। सी बिकम्स वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हुई। बट सी हाइडेड हर फीलिंग्स, उसने अपनी फीलिंग्स को छिपा लिया, अपने दुख को छिपा लिया। एंड सेड टू हर मदर, और अपनी माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम लोग आगे मिलेंगे या जल्द मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। प्रगति पूजा बेटा याद कर लेना, वरना सोच लेना। जिस दिन मैं घर पर चाय पीने आऊँगा, अमित तू भी सुन ले बेटा, जिस दिन मैं घर पर चाय पीने आऊँगा सोच लेना, बहुत डांट लगाऊंगा तुम लोगों को, और पेपर से पहले मैं आपके घर पे आऊँगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अमित कहरवार तेरे घर पे भी आऊँगा पेपर से पहले। प्रगति पूजा, लोकेश, लवकेश, जो भी जितने बच्चे हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं बेटा, राउंड लगाना है मुझे, याद रखो हर संडे को किसी न किसी घर जाना है। ठीक है जी, पेपर से पहले आऊँगा जरूर, और देखूंगा आपने तैयारी कैसी की है, और तैयारी नहीं की तब बताऊंगा बेटा तुम लोगों को, समझे गधो, पढ़ लेना इसको। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद में अब आपका चलेगा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ये भी समझ लो बच्चों अब, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, माई मदर एट 66 का रेफरेंस, और बेटा स्टेंजा हमारा रहेगा ये वाला। स्टेंजा हमारा रहेगा ये वाला, ड्राइविंग लुक्ड तक। देखो इस वाली कविता में मैंने क्या किया है कि पूरा स्टेंजा नहीं लिखा, पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा, आगे से मैं याद रखूंगा, पहले पूरा पैराग्राफ लिखा करूंगा और उसको एक बार फिर से समझाया करूंगा। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे मैनेज करो, इसका वीडियो नंबर 1 देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा। हालांकि मुझे पूरा याद है बेटा, ठीक है जी, तो मैं तो इसको लिख दूंगा, आपको लिखने में समस्या हो जाएगी। तो पहले इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का हिंदी में समझ लेना पिछले वीडियो में जाके, उसके बाद बच्चों इसको आप निपटाना, या फिर आप एक काम करना, इसको याद कर लेना। ठीक है जी, अब देखो करना क्या होता है, स्टेंजा में आपको 3 चीजें देखनी है बच्चों, स्टेंजा में आपको 3 चीजें देखनी है, समझ लो। अगर मान लो आपको स्टेंजा लिखना है, STANZA स्टेंजा, अगर आपको स्टेंजा करना है तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपका रेफरेंस आएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है। दूसरा नंबर आपको क्या लिखना है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट। याद रखना बच्चों, आपका नंबरिंग यही रहेगी,
नंबरिंग आपकी यही रहेगी। अगर आपने नंबरिंग चेंज की तो आपको नंबर मिलेंगे बच्चों कितना, ये अंडा मिलेगा आपको, याद रखना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो पहला आपका क्या रहेगा बच्चों, रेफरेंस। दूसरा रहेगा कॉन्टेक्स्ट, क्या रहेगा दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा रहता है एक्सप्लेनेशन। देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये रहा आपका रेफरेंस, ये रहा। दूसरे नंबर पर बच्चों आपका क्या रहा, कॉन्टेक्स्ट। और तीसरे नंबर पर बच्चों क्या रहेगा, ये और देखते हैं बेटा, तीसरे नंबर पर रहेगा एक्सप्लेनेशन। अब आप इसकी स्पेलिंग चेक करो, EXPLANETION। यानी मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपको तीसरा लिखना है यहां पे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चों कि जब भी कभी इनको लिखेंगे इनकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देंगे। अगर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक की है तो ये याद रखो, आप कितना भी अच्छा लिख लेना वो गलत माना जाएगा। सही तभी माना जाएगा बच्चों जब आपने स्पेलिंग सही लिखी होगी इनकी, क्योंकि टीचर का ये मानना होता है कि जिस बच्चे ने स्पेलिंग गलती की है वो आगे तो बिल्कुल गलत लिखेगा। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है एक्सप्लेनेशन का हिंदी में लिखते हैं ये वाला एक्सप्लेनेशन, ये लिखते हैं बच्चों। अगर आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है तो ये आपका हेडिंग गलत हो जाएगा, आपका हेडिंग होगा एक्सप्लेनेशन। क्या होगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो आपका रहेगा एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों क्या, संदर्भ। ये संदर्भ होता है, हाँ या ना? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बच्चों प्रसंग। क्या होगा, प्रसंग होगा। और इसका मतलब होता है व्याख्या। आपने अगर हिंदी में ये सब चीजें पढ़ी होंगी तो वहां पे भी आपका ऑर्डर ये रहता है कि पहले आप लोग किसी भी उसका पैराग्राफ का संदर्भ लिखोगे, उसके बाद प्रसंग लिखोगे और फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों संदर्भ में आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो पैरा दिया है उस पैरा का के टॉपिक का नाम क्या है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए। दूसरा, आपको राइटर नेम पता होना चाहिए, राइटर नेम। अगर आपको राइटर नेम नहीं पता तो आप कभी भी लिख भी नहीं पाओगे। तो पहला टॉपिक आपको पता होना चाहिए, फिर राइटिंग नेम। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग बात हुई, मतलब उसका मेन इशू क्या है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो सभी को आवाज आ रही है ना? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, सभी को आवाज आ रही होगी, कोई समस्या नहीं है? ठीक है जी। तो बेटा आपको प्रसंग में लिखना है कि इसके मतलब इसका मेन इशू क्या रहा, आखिर हम लोग क्यों लिख रहे हैं इसको, आखिर इसकी जो थीम क्या है। और बेटा एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है जो आपको गिवन है, जो गिवन है उसको बेटा डिटेल में लिखना है, गिवन डाटा को डिटेल में यूज करना है, डिटेल में लिखना है, उसमें जो जो हैपनिंग डूइंग हुई वो लिखना है। ये आपका रहेगा बच्चों क्या, पूरा का पूरा स्टेंजा। ये स्टेंजा रहेगा बच्चे। अगर आपको याद रखना, मान लो आपको कुछ भी समझ ना आए तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बना के भी लिख दोगे ना, और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपका सही है तो चल जाएगा। मेन चीज आपको रेफरेंस सही लिखना है। रेफरेंस को पढ़ते हैं मोस्टली लोग, और बेटा इनकी एक दो लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। वापस आ जाओ अपने मुद्दे पर, वापस अपने मुद्दे पे आओ। उसमें लिखा है एक्सप्लेन with reference to the context of the following stanzas। अब hints बेटा, इससे हमें पैरा का लिखना है, ये पैरा यहां से लेके यहां तक है, और इस पैरा के बारे में पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है जी, आराम से इसको एक बार देख लेना। अब रेफरेंस के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। मैंने क्या बोला कि लेसन आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, माई मदर एट 60। अच्छा, यहीं पे आगे लिखना है, ये थोड़ा सा नीचे वाली लाइन में पहुंच गया है। कंपोज्ड बाई अ फेमस इंडियन इंग्लिश पोइटिस, फेमस बाई अ फेमस इंडियन इंग्लिश पोइटिस कमला दास। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि अगर आपको रेफरेंस लिखना है बच्चों, तो पहली बात टॉपिक का नाम क्लियर होना चाहिए कि आखिरी स्टैंजा लिया कहाँ से है, और दूसरा आपको उस पोइट के बारे में पता होना चाहिए, पोइट नेम। अब लेखिका है तो पोइटिस नेम। अब हमें दोनों पता है कि ये स्टैंजा कहाँ से लिया गया बच्चों, बिल्कुल माई मदर एट 60 से लिया गया है। तो इसको बड़े आराम से आप लोग लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है बच्चे इसमें लिखने में। तो कैसे लिखा, रेफरेंस में लिखोगे, दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये एक खूबसूरत स्टैंजा लिया गया है लेसन से। किस लेसन से, माई मदर एट 60, माई मदर एट 60 से। कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन इंग्लिश पोइटिस। अब बच्चों यहां पे ये इंडियन पोइटिस है तो मैंने इंडियन लिख दिया, वरना आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, फेमस इंग्लिश पोइट या पोइटिस। आदमी है तो पोइट, और अगर औरत है तो पोइटिस। ठीक है जी। कमला दास, तो ये किसने लिखा है बच्चों, कमला दास ने। अब आते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट पर। कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा प्रसंग। अब इसमें बात किसकी कही गई है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इसमें मदर और डॉटर के रिलेशन की बात की गई है। जब आप लोग पढ़ोगे तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, तो वहां पे वीडियो नंबर 1 देख लेना इस पोइट का, पोयम का। ठीक है दोस्तों, चलो। तो पोइटिस कमेंडेड रिलेशन, ठीक है, बिटवीन मदर एंड डॉटर, यानी पोइट ने तारीफ की है बच्चों की इसकी मदर और डॉटर के रिलेशन की। एंड ऑल्सो डिफाइन, और डिफाइन भी किया है हर मदर एजिंग, अपनी माता की उम्र को। थोड़ा बहुत आप अलग से भी लिख दोगे, कोई समस्या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेन आपका रेफरेंस होता है, रेफरेंस आपका सही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है जी। अब हम लोग आगे चले थोड़ा सा। अब आता है आपका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है बच्चों, कि जो हमें ये डाटा दिया है या जो हमें स्टेंजा दिया है, ये बेटा 4-5 लाइन का होगा, तो इसको एक बार पढ़ना है और फिर अपने शब्दों में आपको यहां पे लिखना है। आगे से मैं पूरी की पूरी स्टेंजा को लिख के लेके आया करूंगा, इसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो बेटा मुझे याद है तो मैं आपको यहां बता देता हूं। वाई दिस पोयम, इस पोयम के माध्यम से पोएटिस एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, पोइट ने व्यक्त किया अपना दुख, एंड ऑल्सो फीलिंग, और अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस का मतलब होता है बच्चों क्या, व्यक्त करना। ठीक है। मोर पेन फॉर हर मदर एजिंग, बहुत ज्यादा तकलीफ, किस वजह से, क्योंकि उनकी मम्मी की उम्र बहुत ज्यादा है, उनकी मम्मी की उम्र को लेकर ये बहुत तकलीफ में थी, टेंशन में थी, इनको बड़ा दुख हुआ। हर फेस इज पेल, हर मतलब इनकी मम्मी का जो फेस था बच्चों, वो पेल मतलब पीला, पेल मतलब पीला, लाइक अ डेड बॉडी, किस तरह पीला पड़ गया है, डेड बॉडी की तरह से। शी वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, मैंने आपको ये कविता में भी बताया था कि शी ने, यानी लेखिका ने, कमला दास ने अपनी मम्मी का जो फेस है वो किससे कंपेयर किया है बच्चों, विंटर्स मून। विंटर का जो मून होता है ना, सर्दियों का चंद्रमा कैसा दिखता है बच्चों, कोहरे के कारण धुंधला। तो उन्होंने बोला है, या कमला दास ने बोला है कि मेरी मम्मी का चेहरा इतना मुरझा गया है जैसा कि चंद्रमा मुरझाता है सर्दियों में, धुंधला दिखता है। ठीक है, चमक नहीं है इसमें, बिकॉज क्योंकि द लेट विंटर्स मून इज काम, यानी सर्दियों का चंद्रमा जो होता है वो काम होता है। काम का मतलब शांत, धुंधला, फीका टाइप का। एंड वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, सर्दियों का चंद्रमा कैसा होता है, शांत और अस्पष्ट, यानी दिखता नहीं है। पोएटिस कमला दास ऑल्सो डिफाइन द लाइफ ऑफ चाइल्डहुड, यानी पोएटिस कमला दास ने यहां पर डिफाइन की है, डिफाइन का मतलब परिभाषित करना, द लाइफ ऑफ चाइल्डहुड, बचपने की लाइफ को परिभाषित किया है, एंड ओल्ड एज, और ओल्ड एज को।
यानी उसने बोला था कि मैंने अपनी मम्मी को बचपन में छोड़ा तो बड़ा तकलीफ हुई थी, अब मुझे अभी इस एज पे आके छोड़ना पड़ेगा तो भी तकलीफ होगी। तो ये इन्होंने बोला हुआ था। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ हैज बीन डेपिक्टेड ऑफ द बोथ साइड। बेटा इसको देखो एक मिनट रुको, चलो आप इसको तब तक लिखो। हाँ जी दोस्तों, द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अनियोजित, मतलब अचानक से, ठीक है। फ्लो ऑफ लाइफ हैज बीन डेपिक्टेड ऑफ द बोथ साइड, ये इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो लाइफ के एक अचानक जो परिवर्तन होते हैं बेटा, जो दोनों पहलू होते हैं अच्छे और बुरे, उनको यहाँ पर बच्चों क्या किया है, डेपिक्ट किया है। डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना, डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना, चित्रित करना, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, फुल स्टॉप लगा के आप ऐसे लिखोगे, इन माई मदर एट 66 पोएट कैप्चर्स अ मैसेज दैट, यानी इस पोयम में, इस पूरी की पूरी पोयम में पोएट ने या पोइटिस ने, या पोइटिस कर लेना जहां जहां पर पोइट है ना, पोइटिस, क्योंकि ये महिला है, महिला है ना, इन्होंने एक कैप्चर, कैप्चर मतलब पकड़ना, हालांकि यहां पर इसका मतलब देना है। तो इन्होंने एक मैसेज दिया है दैट कि, इन्होंने इस पूरी की पूरी कविता में एक मैसेज दिया है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी जो उम्र का बढ़ना है ना बच्चों, ये प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर आप पे बुढ़ापा आना है तो आएगा, अगर आप पे जवानी आ रही है तो आएगी, अगर आपको बेटा दुख के बाद सुख मिलेगा, ये सब का सब बेटा होता है। यानी बेटा एजिंग जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको चेंज नहीं करा सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो आपके पास बुढ़ापा ना आए, या जवानी से आप लोग फिर से वापस ले आओ पैसे के बल पे, ऐसा नहीं होगा। यानी बुढ़ापा सब पे आना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। चलो, एट लास्ट, अंत में, पोइटिस वॉज स्माइल, अंत में पोइटिस जो थी वो खुश हुई, स्माइल, फिर स्माइल, मतलब वो खुश हुई, एंड हर स्माइल, तो उन्होंने 3 बार स्माइल की थी, तो तीनों बार स्माइल हमने यहां पे लिखा। आगे सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ होप, और उन्होंने बच्चों सिग्निफाई किया कुछ उम्मीद, यानी कुछ उम्मीद दिखाई, दैट के शी इज प्रॉमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन, उन्होंने एक उम्मीद सिग्निफाई की कि हम अपनी मम्मी से अगली बार फिर मिलेंगे। देखो सेंट्रल आइडिया में मैंने बताया था कि उन्होंने बोला था सी यू सून अम्मा, हम आगे मिलेंगे, तो यही बात मैंने यहाँ पे बोली है कि पोइट ने थोड़ा सा क्या दिखाया बच्चों, होप दिखाई है, उम्मीद दिखाई है। होप का मतलब उम्मीद होता है कि हम लोग अम्मा आगे फिर मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका बच्चों सेंट्रल आइडिया, ठीक है जी। और सेंट्रल आइडिया किसका है बच्चे, यहां पे समझ लो, ये ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर लुक्ड तक का। और याद रखना ये पिछले बार पेपर में आया हुआ था, ठीक है, शायद 21 या 22 में पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो बेटा इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, लिख लेना आराम से। देखो मैं साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो इसको आराम से, ठीक है जी। इसके बाद में आराम से इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं साइड में खड़ा हूं, कोई समस्या नहीं है। मैंने हिंदी में बता दिया है, फिर भी मेरे किसी भी प्यारे भैया बंधु को, कमांडो को समस्या हो तो प्लीज टेल मी, मुझे बता दीजिएगा, मैं ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा। फिर दोबारा से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। चलो, तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। सभी को धन्यवाद, राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, आपको अगर इन चीज़ों की पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, मैं नंबर भेज देता हूँ। आप अपने दोस्तों से भी बोल देना कि अगर पीडीएफ चाहिए, देखो मैं तभी पीडीएफ दूंगा जब 10 दोस्तों के कम से कम मेरे पास मैसेज आ जाएंगे हाय वाले, तभी मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा।
तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मुझे बता दीजिएगा, 8865947171। इस नंबर पर मुझे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप में आप अपना नाम प्लस क्लास बता दीजिएगा, नेम और क्लास, ठीक है जी। तो मैं उसी को पीडीएफ भेजूंगा फिर ये। तो भैया कम से कम 10 दोस्तों के तुम्हारे होंगे, मेरे पास मैसेज आएंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, जाओ, ठीक है। ये मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए बच्चों, इस पर लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी, ठीक है। राम राम, भारत माता की जय।